नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 31 मई 2025 और हम कुछ ज़रूरी खबरों पर गहराई से नज़र डालेंगे। ये ख़ास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये भाग 1 है। हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले थोड़ी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। हमारे पास आज कृषि, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य नीति, इन सब से जुड़े कुछ अहम स्रोत हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं कृषि से। काला नमक चावल की बात हो रही है। खबर है कि यूपी सरकार इसे बौद्ध देशों में निर्यात करने का सोच रही है। हाँ, ये दिलचस्प खबर है। देखिए, इस चावल का न केवल कृषि बल्कि एक सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे भगवान बुद्ध का उपहार माना जाता है। अच्छा। जी, ये पूर्वी यूपी, खासकर सिद्धार्थनगर का पारंपरिक सुगंधित चावल है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है और पोषण के लिहाज से भी ये काफी अच्छा है। आयरन युक्त है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है। लेकिन सिर्फ ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व ही है, या इसके निर्यात के पीछे कोई व्यावसायिक रणनीति भी दिखती है? देखिए, जीआई टैग और बुद्ध से जुड़ाव, ये दोनों चीजें इसे एक प्रीमियम उत्पाद बनाती हैं। तो बौद्ध देशों को टारगेट करना ये सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक तरह से आप कह सकती हैं सांस्कृतिक कूटनीति भी है। अच्छा, कल्चरल डिप्लोमेसी। हाँ, ये भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने और अपने कृषि निर्यात में विविधता लाने की कोशिश है। हालांकि एक चुनौती जरूर है इसकी खेती में, वो है लॉजिंग। मतलब पौधा गिर जाता है जिससे उपज पर असर पड़ता है। उपज कम हो जाती है। हाँ, जी है। ठीक है। अब कृषि से थोड़ा हटकर शासन और गुणवत्ता मानकों पर आते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्यूसीआई, इसके नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है हाल ही में। ये संस्था क्या करती है असल में? काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 1997 में सरकार और उद्योग जगत, मतलब एसोचैम, सीआईआई, फिक्की, इन्होंने मिलकर स्थापित की थी। ये एक स्वायत्त संस्था है जो वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी विभाग के तहत काम करती है। और इसका मुख्य काम? इसकी मुख्य भूमिका है राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी के तौर पर काम करना। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा बनाती है और उसे बनाए रखती है। तो क्या ये मेक इन इंडिया जैसे जो अभियान हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे उत्पाद और सेवाएं वैश्विक मानकों पर खरे उतरेंगे, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, है ना? क्यूसीआई के तहत कई बोर्ड काम करते हैं, जैसे एनएबीएल है प्रयोगशालाओं के लिए, एनएबीएच है अस्पतालों के लिए। ये सब एक तरह से गुणवत्ता की गारंटी देते हैं। इससे न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ता है, बल्कि निर्यात में हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस, उसमें भी सुधार होता है। ये जीएस पेपर 3 के लिहाज से अहम है। ठीक है, तो ये तो हुई भारत में गुणवत्ता की बात। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। अमेरिका की एक आर्थिक नीति है अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, IEPA। ये आजकल चर्चा में है। सुना है एक अदालत ने इसके तहत लगाए गए कुछ टैरिफ को रोक दिया है। ये कानून है क्या आखिर? हाँ, IEPA ये 1977 का एक अमेरिकी कानून है। ये राष्ट्रपति को काफी असाधारण शक्तियां देता है। अगर कोई बाहरी खतरा महसूस होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके वित्तीय लेन देन को नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक कि संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं? जी हाँ, संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार देता है ये। इसे मूल रूप से एक पुराने कानून, ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट, उसकी शक्तियों की थोड़ा सीमित करने के लिए लाया गया था। लेकिन ऐसी शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा भी तो रहता होगा। ये जो हालिया अदालती रोक लगी है, क्या वो इसी तरफ इशारा कर रही है? निश्चित रूप से। ये कानून राष्ट्रपति को बहुत व्यापक अधिकार देता है। इसका इस्तेमाल विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों के लिए होता है, जैसे प्रतिबंध लगाना वगैरह। लेकिन इसके इस्तेमाल पर हमेशा बहस होती है। क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है? तो ये जो अदालती हस्तक्षेप है, ये दिखाता है कि अमेरिका की अपनी कानूनी व्यवस्था में भी इन शक्तियों पर कुछ रोक और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस, मौजूद है। यूपीएससी के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक साधनों के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अब जरा स्वास्थ्य नीति की ओर मुड़ते हैं। एक रिपोर्ट आई है कि भारत में तंबाकू की जो कम कीमतें हैं, वो WHO के एम पावर फ्रेमवर्क को कमजोर कर रही हैं। ये एम पावर फ्रेमवर्क क्या चीज है? एम्पावर
ये 2008 में WHO ने शुरू किया था। ये तंबाकू नियंत्रण पर जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है FCTC, उसके तहत 6 प्रभावी उपायों का एक पैकेज है। इसमें MPOWER हर अक्षर का एक मतलब है। जैसे M से मॉनिटरिंग यानी निगरानी, P से प्रोटेक्टिंग यानी लोगों को धुएं से बचाना। अच्छा, पूरा एक्रोनिम है। हाँ। O से ऑफरिंग हेल्प यानी छोड़ने में मदद, W से वार्निंग यानी खतरों के बारे में चेतावनी देना, E से इन्फोर्सिंग बैन्स यानी विज्ञापन वगैरह पर रोक लगाना, और R से रेजिंग टैक्सेस यानी कर बढ़ाना। इसका सीधा सा लक्ष्य है तंबाकू की मांग कम करना। तो भारत में कीमतें कम होना ये सीधे सीधे आर यानी रेजिंग टैक्सेस वाली रणनीति के खिलाफ जा रहा है। इसकी क्या वजहें हो सकती हैं? मतलब क्यों नहीं बढ़ पा रहे टैक्स? देखिए, भारत FCTC का सिग्नेटरी है और तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रयास भी कर रहा है, पर तंबाकू उत्पादों पर टैक्स लगाना ये थोड़ा जटिल मुद्दा है। इसमें एक तो राजस्व का पहलू है, फिर तंबाकू उद्योग का अपना प्रभाव है, और साथ ही लाखों लोगों की आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। तो एम्पावर फ्रेमवर्क प्रभावी तो है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसे पूरी तरह लागू करना, खासकर टैक्स बढ़ाने वाला जो पहलू है, वो एक बड़ी चुनौती है। ये पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच संतुलन का एक क्लासिक केस है। समझ गया। और अंत में आज के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक की बात, शैंग्री-ला डायलॉग। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके 22वें संस्करण में भाग लेने सिंगापुर गए हैं। ये डायलॉग इतना अहम क्यों माना जाता है? शैंग्री-ला डायलॉग, इसे लंदन का एक थिंक टैंक है IIS और सिंगापुर का रक्षा मंत्रालय, ये दोनों मिलकर आयोजित करते हैं। इसे एशिया का सबसे प्रमुख रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन माना जाता है। हर साल जून में होता है ये सिंगापुर में। यहाँ रक्षा मंत्री, सेनाओं के प्रमुख और सुरक्षा विशेषज्ञ जुटते हैं। तो यहाँ होता क्या है? मतलब सिर्फ बातचीत? हाँ, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो सबसे जरूरी पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे हैं, उन पर खुलकर बात करने का एक मंच है। बातचीत अक्सर अनौपचारिक माहौल में होती है, जो शायद ज्यादा फायदेमंद होती है। मौजूदा जो वैश्विक और क्षेत्रीय तनाव चल रहे हैं, उसको देखते हुए इस बात की बैठक में भारत की भागीदारी का क्या महत्व हो सकता है? देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसके बीच ये डायलॉग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत अपनी सुरक्षा चिंताएं रख सकता है, जो साझेदार देश है उनके साथ समन्वय बढ़ा सकता है, और क्षेत्र में एक जिम्मेदार सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। यहाँ जो द्विपक्षीय बैठकें होती हैं साइडलाइन पर, वो भी काफी अहम होती हैं। ये GS पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां। हमने काला नमक चावल और सांस्कृतिक कूटनीति से बात शुरू की, फिर QCI, IBA, एम्पावर और आखिर में शैंग्री-ला डायलॉग तक पहुंचे। जी हाँ, और ये सारे विषय दिखाते हैं कि कैसे घरेलू नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। UPSC की तैयारी के लिए इन अंतर संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक बात सोचने वाली ये हो सकती है कि भविष्य में ये जो अलग अलग ट्रेंड्स हैं, चाहे वो तकनीक के हों या अर्थव्यवस्था के या कूटनीति के, ये सब मिलकर हमारी दुनिया को और उसमें भारत की जगह को कैसे आकार देंगे, ये एक दिलचस्प सवाल है। जरूर, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे 31 मई की खबरों के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।